Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 6th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट नागा पीस अकॉर्ड और नागा पीस टॉक्स. द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज द स्टेटस ऑफ नागा पीस टॉक्स. This article has been written by Diksha Munjal. Now, इस पूरे आर्टिकल को अगर हम स्टडी करें, इससे पहले हमें कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए related to the Nagas and the Naga Peace Accord so that we can better understand this particular article. So, पहले बैकग्राउंड क्लियर करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या दिया गया है. तो सबसे पहले we need to know हुआ नागास. नागास के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. सो नागास आर बेसिकली हिल पीपल एंड ये मेनली नागालैंड, मणिपुर और जो अरुणाचल स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है और उनका नंबर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 मिलियन है. एज द नेम सजेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द नागास दे लिव इन नागालैंड एंड देन दे आर सम हु आर प्रेजेंट इन मणिपुर एंड देन अरुणाचल प्रदेश. दे मेनली लिव इन रिमोट एंड माउंटेनियस रीजन्स. जो आसाम और बर्मा के बीच में, आसाम और म्यांमार के बीच में जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जो हिल्स हैं, वहाँ पे नागास मिलते हैं. नागास के जो ग्रुप्स हैं वो म्यांमार में भी प्रेजेंट हैं. एंड नागा एक सिंगल ट्राइब नहीं है, ये एक एथनिक कम्युनिटी है. इसमें बहुत सारी ट्राइब्स इंक्लूड होती हैं जो कि नागालैंड और उसके नेबरिंग स्टेट्स में रहती हैं. मेनली नागालैंड इंडो मंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करता है. एंड देयर आर 19 मेजर नागा ट्राइब्स जिसमें आयोस, अंगामीज, चैंग्स, चाकेसांग, काबुईज, कचारियाज, खानमंगास, कोन्याक्स, कुकीज, लोथास, माओस, मिकर्स, होम्स, रिंगमास, संगतमाज, सीमाज, तंखुल्स, यामचुंगार एंड जिलियांग. ये कुछ मेजर ट्राइब्स हैं जो कि इस नागा कम्युनिटी का हिस्सा हैं. तो आपको ये नेम्स याद नहीं रखने, लेकिन इसकी डिस्कशन हम यहाँ पे इसलिए करें ताकि आपको ये चीज़ स्ट्राइक करे कि नागा एक एथनिक कम्युनिटी है, ये एक सिंगल ट्राइब नहीं है, इसमें बहुत सारी ट्राइब्स इंक्लूड होती हैं. तो सबसे पहले नागाज की पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. इसके बाद नागा इंसर्जेंसी क्या है, इसका बैकग्राउंड भी क्लियर करते हैं. ये जो नागा स्ट्रगल है, जो नागा इंसर्जेंसी है, इसका बैकग्राउंड क्लियर करते हैं. सो नागा हिल्स बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1881. 1881 में नागा हिल्स ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनते हैं. एंड द एफर्ट वाज टू ब्रिंग द स्कैटर्ड नागा ट्राइब्स टुगेदर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ नागा क्लब इन 1918. जो स्कैटर्ड नागा ट्राइब्स थी उन सबको मिलाने के लिए एक नागा क्लब की फॉर्मेशन होती है 1918 में. दिस इज़ द सीड ऑफ नागा नेशनलिज्म. जैसे ही नागा क्लब की फॉर्मेशन होती है 1918 में, तो नागा नेशनलिज्म का जो सीड है वो यहाँ पे सो हो जाता है. एंड दिस क्लब बेसिकली अराउज्ड अ सेंस ऑफ दिस नागा नेशनलिज्म. जिसके बाद 1946 में ये जो क्लब था इसे मेटामॉर्फ किया गया into the Naga National Council (NNC) and this was done under the leadership of A.Z. Fizo. A.Z. Fizo के अंडर ये जो नागा क्लब था ये नागा नेशनल काउंसिल बन गया. एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ Z. Fizo, जो नागा नेशनल काउंसिल था, दे डिक्लेयर्ड नागालैंड एज द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947. अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं. एंड दे कंडक्टेड अ रेफरेंडम इन May 1951 and claimed that 99% of the Nagas they supported for a sovereign Nagaland. However, Nagaland achieved statehood in December 1963 and उस टाइम पे नागालैंड को नागा हिल्स जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी आसाम की, वहाँ से कुछ पार्ट को निकाला गया. कुछ जो हमारा राइट ना अरुणाचल प्रदेश से उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी प्रोविंस कहते थे, वहाँ से कुछ पार्ट निकाल के नागालैंड को कार्व आउट किया गया और जो स्टेटहुड मिलती है इन 1963. Then in 1975,
under the Shillong Accord. There were some factions of the Naga National Council and the Naga federal government, and they agreed that they will give up arms. And after that, there was a group of around 140 members, which was led by Muvia, who was at that time in China. He refused to affect the Shillong Accord. And then they formed the National Socialist Council of Nagaland in 1980. तो नागालैंड नेशनल काउंसिल और जो नागा फेडरल गवर्नमेंट था, इन्होंने एग्री किया विद रिस्पेक्ट टू शिलोंग अकॉर्ड, लेकिन देयर वाज अ ग्रुप विच वाज लेड बाय द मूवा हु वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन चाइना. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शिलोंग अकॉर्ड एंड देन दे फॉर्म देयर ओन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड. 1988 में ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड बनी थी, ये स्प्लिट हो जाती है into the National Social Council of Nagaland IM and National Social Council of Nagaland K, and this split was after a violent clash. So इस टाइम पे जो Nagaland National Council था, it began to fade away because Fizo died in London in 1991, and then the Naga Socialist Council of the National Socialist Council of Nagaland IM, it began to seem as the mother of all the insurgencies in this region. अब ये इंसर्जेंसी है तो डिमांड क्या है? तो नागा ग्रुप्स की यहाँ पे की डिमांड यही है दैट दे नीड अ ग्रेटर नागालिम, अ सॉवरेन स्टेटहुड, एंड फॉर दैट दे वांट रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज, जिसके अंदर जितने भी नागा इनहैबिटेड एरियाज हैं उन सबको एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला में लाया जाए. इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश का पार्ट भी इंक्लूड होता है, मणिपुर का पार्ट भी इंक्लूड होता है, आसाम एंड एज वेल एज म्यांमार एज वेल. एंड इस डिमांड में सेपरेट नागा जियाबू, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी डिमांड भी है अलॉन्ग विद द नागा नेशनल फ्लैग. सो दीज आर द मेन डिमांड्स ऑफ द नागा ग्रुप्स. तो अब इस रिस्पेक्ट में अगर हम पीस इनिशिएटिव देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है शिलोंग अकॉर्ड. 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है शिलोंग में, जहाँ पे NNC की लीडरशिप अग्री करती है दैट दे विल गिव अप देयर आर्म्स, बट अगैन एज वी टॉक्ड अबाउट देयर वर सेवरल लीडर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल एंड दे स्प्लिट फ्रॉम द NNC. इसके बाद 1997 में सीज फायर एग्रीमेंट भी होता है, जिसमें हमारे पास जो IM है दे साइन फॉर अ सीज फायर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, जिसमें जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पे जो अटैक कर रहे थे उनको स्टॉप किया जाएगा. And in return, the government would stop all the counter-insurgency offensive operations. 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आता है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिक जो नागास का यूनिक हिस्ट्री है, कल्चर है, जो पोजीशन है, उससे रिकग्नाइज करती है along with their sentiments and aspirations. And recently, Nagaland decided to prepare the register of indigenous inhabitants of Nagaland, but later because of the pressure from various factions, the decision was put to hold. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको नागा पीस अकॉर्ड या फिर नागा इंसर्जेंसी के बारे में पता होनी चाहिए. आफ्टर दिस वैल्यू एडिशन, नाउ वी विल रीड कि हमारा जो आर्टिकल आया है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं. सो अगैन नागा पीस अकॉर्ड या फिर नागा पीस टॉक्स दोबारा न्यूज़ में क्यों आई हैं? Because as per the annual report of Ministry of Home Affairs, which was released recently, it said that Isaac Muwaha, जो कि IM फ्रैक्शन है द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का, जिसे हम IM कह रहे थे, this was involved in 44% of the insurgencies related incidents in Nagaland in 2020. तो अगैन जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो IM फैक्शन है, इजाक मुवाहा फैक्शन है, इसने 44% ऑफ द इंसर्जेंसीज करवाई हैं नागालैंड में इन द ईयर 2020. एंड अभी जो हमने बात की, यूनियन गवर्नमेंट ने 2015 में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था विद द IM फैक्शन टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर नागाज पोलिटिकल इशू. बट द नेगोशिएशंस आर येट टू बी कंक्लूडेड. तो 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद 2020 में अगैन the National Socialist Council of Nagaland, Isaac Muwaha, IM group, it is responsible for the 44% of the insurgencies related incidents in Nagaland. Then इस आर्टिकल में नागा इंसर्जेंसी किस तरह शुरू हुआ उसकी हिस्ट्री दी गई है. अभी हमने इसे ब्रीफ आउट किया है.
तो दे आर सेइंग ये जो टर्म है, ये जो नागा टर्म थी, दिस वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. This was to refer to the group of tribes with similar origin but distinct cultures and dialects and customs. And as we know now कि जो नागा ट्राइब है ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, म्यांमार, यहाँ पे कुछ एरियाज में accumulated है. So those who were residing in the Naga hills of Assam during the advent of British and the annexation of Assam in 1820, the Nagas did not consider themselves as part of British India. However, British adopted a way of governance over Nagas that involved keeping in place with their traditional ways of life, customs, laws, while putting British administration at top. तो Britishers ने इस way of governance को identify किया कि Nagas का जो traditional way of life हैं, जो customs हैं, जो laws हैं, वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर British administrators को लगाया गया. सो एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स, उसी टाइम पे नागा ट्राइब्स के अंदर जो इनसिक्योरिटी थी वो ग्रो होनी शुरू हो चुकी थी रिगार्डिंग देयर फ्यूचर कल्चरल ऑटोनॉमी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड विच वॉज बेसिकली अकम्पेन्ड बाय द फियर ऑफ एंट्री ऑफ पीपल प्लेन्स, या फिर जो प्लेन्स पीपल आउटसाइडर्स की, क्योंकि वो तो पहाड़ों में रह रहे हैं, कि जो प्लेन्स वाले पीपल हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, दे कैन कम टू दिस टेरिटरी, एंड उनकी इंटरफेरेंस से एक इनसिक्योरिटी आ चुकी थी, जिसकी वजह से नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल 1945 में बनती है, जिसे नागा नेशनलिस्ट काउंसिल कहा जाता है 1946. इस चीज़ को समझिए कि ऐसा क्यों हुआ. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी अबाउट द फ्यूचर ऑफ नागाज. So therefore, there was a section of NNC which was led by a Naga leader, A.Z. Fizo. They declared independence of Nagas on 14th August 1947. And this was a day before India's declaration. इस चीज़ को आप समझिए कि 14th August 1947 को वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं. जो अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी थी वो मिड 1950s में ही शुरू हो चुकी थी, जब एम फिज़ो ने नागा फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म किया और उसका एक आर्म्ड विंग था. So the Naga Federal Army or the Naga Federal Government था, this was the underground insurgency already. And then central government, they sent the armed forces into the Naga areas ताकि ये जो insurgency है इसको curb किया जा सके. And in response to this, the central government imposed Armed Forces Special Powers Act, AFSPA, which is still in place in some parts of Nagaland. So the Nagas, which were led by Mr. Fizo, they were demanding an independent state outside of India, and they even boycotted the 1952 and 1957 general election, and जिसकी वजह से जो armed clashes थे वो भी काफ़ी यहाँ पे grow हो गए थे. नॉर्थ ईस्ट में और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, बट उन ग्रुप्स के unlike, they were accepting some form of autonomy under the constitution. Nagas rejected this in favor of the sovereignty. उसके बाद एनएनसी के कुछ लीडर्स ने अपने खुद के ग्रुप्स बनाए जहाँ पे वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस कर रहे थे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड इन 1963. दिस हाउएवर डिड नॉट सेटिस्फाई मैनी इन द एनएनसी, एंड जो नागास की जो फेडरल गवर्नमेंट थी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए. एंड फॉलोइंग द ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन विद गवर्नमेंट, दे इवेंचुअली साइंड शिलोंग अकॉर्ड ऑफ 1975. एंड इस शिलोंग अकॉर्ड में दोनों ही पार्टीज़ ने एग्री किया दैट दे विल सरेंडर the arms and they will accept the constitution. फिर क्वेश्चन आता है कि NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये पिक्चर में कब आता है? जैसे ही शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है तो NNC के जो टॉप लीडर्स थे उनमें से कुछ लीडर्स इससे एग्री नहीं करते, एंड स्पेशली दोज हू वर ऑपरेटिंग फ्रॉम म्यांमार, एंड दे सेड दैट दिस, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे नागास की जो सॉवरेनिटी का इशू है वो यहाँ से एड्रेस नहीं होता, रैदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने की बात मान के आ चुके हैं. तो यहाँ से जो नागा नेशनलिस्ट काउंसिल था NNC, यहाँ से 3 लीडर्स, मेनली मुवाह, एंड देन मणिपुर्स जो कि मणिपुर के थे, देन इसाक चिशी, एंड देन SS खमलांग. These were the main leaders. They formed their National Socialist Council of Nagaland to continue the armed movement.
एंड इसका मोटो ही यही था दैट दे वांट टू क्रिएट अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड फ्री फ्रॉम इंडियन रूल. And then in 1988, after years of infighting and violent clashes along the tribal lines, and over the main cause of the movement, the NSCN split into two factions. एक faction ऐसा था जो कि मुवाहा जिसे लीड करते थे, which was called as IM, and the other factor which was led by Khaplang, which was called as K, NSCN K. IM demanded and continue to demand the Greater Nagaland or Nagalim. They wanted to extend the Nagaland's boundary, जिसमें जो नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं, चाहे वो नेबरिंग स्टेट्स के हों, उन सबको इंक्लूड किया जाए. And then, the IM has grown into the most popular and the most powerful insurgent group after playing a role in creation of smaller groups in other states. एंड जो आर्म्ड ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं लाइक टैक्स एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग ऑफ व्हीकल्स एंड सो ऑन, वो सब यहाँ पे इंटेंसिफाई हो चुका है. तो क्वेश्चन ये आता है कि जो नागा पीस टॉक्स थी वो कहाँ पे हैं अब, वेयर डू दी नागा पीस टॉक्स स्टैंड नाउ. तो 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IM से एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया था, एंड विच वॉज टू बिगिन द होल्डिंग ऑफ टॉक्स विद द एम ऑफ साइनिंग द नागा पीस अकॉर्ड. So after this ceasefire, there has been over 100 rounds of talks spanning over 24 years between center and the insurgent group. लेकिन solution अभी तक नहीं निकला है. New Delhi has been holding peace parleys simultaneously with the IM and the Naga national political groups, जहाँ पे और extremist groups present हैं including the NSC and K. 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है IM के साथ, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्चुअल पीस अकॉर्ड. बट द देन जॉइंट इंटेलिजेंस चीफ RN Ravi was appointed the interlocutor of the Naga peace talks and signed the agreement on behalf of Centre. And then he was appointed as the Nagaland's governor as well. 2019 में और नेगोशिएशंस के लिए उनको गवर्नर भी बनाया गया. लेकिन 2020 में जो नेगोशिएशंस थी, इनके ऊपर एक हिट आता है विद द IM डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ मिस्टर रवि एज द इंटरलॉक्यूटर एंड अक्यूजिंग हिम ऑफ हाई हैंडेडनेस एंड ट्विकिंग द एग्रीमेंट टू मिसलेड अदर नागा ग्रुप्स. एंड देन IM कंटिन्यू टू डिमांड अ सेपरेट फ्लैग एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागाज एंड द क्रिएशन ऑफ नागालिम, which is claimed and was agreed upon in agreement. Mr. Ravi, however, denied this claim. So after the removal of Mr. Ravi, the Intelligence Bureau officer A.K. Mishra was appointed as the centre's advisor and then the interlocutor for the peace talk. And अब April 19th को Mr. Mishra visited IM's camp in Dimapur to hold a closed door talks, but the issue over the Naga's flag and constitution remains to be ironed out. So this is the present scenario. 24 years 1997 से लेकर लगातार पीस टॉक्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक नागा इंसर्जेंसी का सल्यूशन नहीं निकल पाया है. जो एक डेडलॉक बना हुआ है, दैट इज द डिमांड ऑफ नागास फ्लैग, नागास कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ ग्रेटर नागालैंड. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST. And this editorial has been written by M. Govinda Rao. The title of the editorial is Make GST Good and Simple. Existing rate structure needs to be rationalized. There should be only 2 rates. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आर्टिकल, ये पूरा एडिटोरियल रैशनलाइजेशन ऑफ GST रेट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि जो एग्जिस्टिंग GST रेट स्ट्रक्चर है, इसे रैशनलाइज करने की ज़रूरत है. तो अगर हम रैशनल देखें कि GST जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसे अडॉप्ट करने के पीछे रैशनल क्या था. सो द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग अ सिंगल रेट स्ट्रक्चर इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव टू बी अ सिंपल टैक्स सिस्टम, कि एक सिंगल रेट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि एक सिंपल टैक्स सिस्टम क्रिएट हो, मिस कैलकुलेशंस या फिर मिस क्लासिफिकेशंस प्रिवेंट हों, जो लिजिटेशंस जो अराइज होती हैं वहाँ से वो रिड्यूस हों, एंड ऑल्सो टू अवॉइड एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस.
जो कि इनपुट्स पे लगता है, जो कि समटाइम्स आउटपुट को भी एक्सीड कर जाता है, एंड दिस शुड रिक्वायर अ डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड रिफंड्स। इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स हैं, जैसे कुछ ऐसे आइटम्स हैं लाइक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, रेलवे वैगन्स, सम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक बैग्स, सोलर मॉड्यूल्स, these are examples that have inverted duty structures. तो रैशनल जो था दैट वाज कि एक सिंगल रेट स्ट्रक्चर आए, एक सिंपल टैक्स आए, एंड जिससे कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो अवॉइड हो सके। लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है। तो इस पूरे एडिटोरियल में विल अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, सबसे पहले सम फीचर्स ऑफ जीएसटी से बेनिफिट्स क्या हुए हैं, अचीवमेंट्स क्या रही हैं, बट व्हाट आर दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ जीएसटी एज वेल। इसे लेकर क्या क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे विद द हेडिंग ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ओवरव्यू करते हैं। तो ये इंडिया का अब तक का सबसे बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। 1 जुलाई 2017 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो प्रेजेंटली करंट सिनेरियो अगर हम देखें वर्ल्ड इकोनॉमी का, तो मोर देन 140 नेशंस वर्ल्ड वाइड यूज़ जीएसटी सिस्टम, जिसमें कि कनाडा की एग्जांपल आ जाती है, इंडिया की एग्जांपल है। इंडिया के अंदर तो डुअल जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इस सिस्टम में मल्टी स्टेट कलेक्शन मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। So it's basically a single tax on the supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumers. यहाँ पे जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो हर एक स्टेज पे पे किया जाता है, एंड इट विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द वैल्यू। जब वैल्यू एडिशन की स्टेज आती है उस टाइम पे इसे अवेल किया जाएगा, जिसकी वजह से जीएसटी एसेंशियली एक टैक्स बन जाता है ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन आफ्टर ईच स्टेज। तो जो फाइनल कंज्यूमर जो जीएसटी चार्जेस बेयर कर रहा है बाय द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन विल सेट ऑफ द बेनिफिट्स एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। पिछले स्टेजेस पे जो भी बेनिफिट्स थे वो अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर है वो बेयर करता है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, कि जो इनपुट टैक्सेस के जो क्रेडिट थे जो हर एक स्टेज पे होते थे, इट शुड बी मेड अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। तो जिसकी वजह से जीएसटी एक एसेंशियली एक टैक्स बन जाता है ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन आफ्टर एट ईच स्टेज। एंड लास्ट डीलर जो है सप्लायर चेन में, वो अल्टीमेटली जीएसटी चार्ज करता है विद द फाइनल कंज्यूमर। इसके बाद अगर हम कुछ जीएसटी के फीचर्स देखें, तो it is applicable on the supply of goods and services against the preset concept of manufacture of goods and sale of good or on provision of services. It is applicable on the supply of goods and services. Manufacturing नहीं, sale नहीं, provision नहीं, supply. It is based on the principle of destination based consumption taxation against the present principle of origin based taxation. ये destination based कंजम्पशन टैक्स के ऊपर बेस्ड है। इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव डुअल जीएसटी विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिवाइंग टैक्स ऑन अ कॉमन बेस। जीएसटी विच इज लिवाइड बाय द सेंटर, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, और जो स्टेट लिवाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। एंड देन वी ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके अंदर जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर आता है। एंड जीएसटी को 4 रेट्स पे लवाई किया जाता है, 5%, 12%, 16%, 28%। तो जीएसटी सभी गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है अदर देन द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड द 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन। तो अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सभी गुड्स के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। फिर बात आती है बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी के बेनिफिट्स क्या रहे हैं।
तो पहली चीज़ तो आती है ईजी कंप्लायंस। नाउ विद अ वेरी रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आईटी सिस्टम, जो जीएसटी रजीम की जो फाउंडेशन है ये इंडिया के अंदर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रही है और आईटी सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। देयरफॉर जितनी भी टैक्स पेयर सर्विसेज हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, पेमेंट हो, वो सब टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, एंड जिससे कि जो कंप्लायंस है वो बढ़ जाएगा एंड ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऑल्सो देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर। जीएसटी ये इंश्योर करता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स रेट हैं, जो स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी कॉमन अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो। जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो यहाँ से रिमूव होता है। इट्स अ सिस्टम ऑफ सीमलेस टैक्स क्रेडिट्स थ्रू आउट द वैल्यू चेन, डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। तो ये इंश्योर करता है दैट देयर इज़ मिनिमल कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, एंड इससे जो हिडन कॉस्ट है बिजनेस को कंडक्ट करने की वो भी रिड्यूस की जाए। कॉम्पिटिटिवनेस भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि बाय सबस्यूमिंग द मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इन जीएसटी, there is a complete and comprehensive set off of input goods and services, phasing out the central sales tax that would reduce the cost of locally manufactured goods and services. सेंट्रल सेल टैक्स है ही नहीं अब। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी को सबस्यूम करके अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है। ऑल्सो देयर इज रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे अल्टीमेटली जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज होगी। नाउ इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज वीडियोज़ रेगुलरली, तो आपने देखा होगा हमने हमारी कुछ रिसेंट वीडियोज़ में भी जीएसटी को डिस्कस किया था, एंड देन अगेन वी डिस्कस्ड ऑल दीज बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। फिर अगर हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उनके लिए जीएसटी कैसे बेनिफिशियल है। सो इट्स सिंपल एंड इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर। जीएसटी काफ़ी सिंपलर है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ईजियर है एज़ कम्पेयर टू द अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवाई किया करती थी। इसकी जो रेवेन्यू एफिशिएंसी है वो भी हायर है। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर इसकी वजह से इसकी जो रेवेन्यू एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। कंज्यूमर की अगर हम बात करें, सो फॉर कंज्यूमर इट्स अ सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स proportionate to the value of goods and services. सेंट्रल और स्टेट पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे विद इनकम्प्लीट और नो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, दे वर अवेलेबल एट द प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो जो कॉस्ट थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो काफ़ी बढ़ जाती थी बिकॉज ऑफ मेनी हिडन टैक्सेस ओनली। नाउ बिकॉज ऑफ जीएसटी देयर इज ओनली वन टैक्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, लीडिंग टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टैक्सेस विच आर पेड टू द फाइनल कंज्यूमर, एंड जो ओवरऑल टैक्स बर्डन था उससे यहाँ पे रिलीफ आता है, क्योंकि एक तो देखो एफिशिएंसी गेन हो गया एंड देयर इज ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, एंड जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ में इट विल कम डाउन विच विल बेनिफिट द कंज्यूमर्स ऑल्सो। एंड इस जीएसटी से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है बिकॉज अल्टीमेटली जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है बोथ इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। अच्छा जी, इसके बाद आता है अचीवमेंट्स। सबसे पहले तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाए, इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, जिसके अंदर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही अपनी अपनी टैक्स ऑटोनॉमी गिव अप कर दी इन द फेवर ऑफ हार्मोनाइजिंग द डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सेस। रेवेन्यू कलेक्शन रीजनेबली हाई है विद बायंसी कलेक्शन ऑफ ओवर ₹1 लाख करोड़ इन लास्ट 10 months, एंड रादर अप्रैल 2022 में तो इसने रिकॉर्ड टच कर लिया था ऑफ ₹1.68 lakh crore. GSTN has been able to stabilize the technology platform as well, and यहाँ पे जो e-invoices का जो issue था इसे mandate करते हुए for all the businesses above ₹100 crore has enabled the better invoice matching and detection of fake invoices, जिसे पहले यूज़ किया जाता था to claim the input tax credit, अब
ई इनवॉइस ने इसे काफ़ी बेटर कर दिया है। इससे जो टैक्स कंप्लायंस है वो भी बढ़ चुकी है, एंड अल्टीमेटली देयर इज़ बेटर इन्फोर्समेंट एज वेल। लेकिन बेनिफिट्स तो हैं, बेनिफिट्स अचीवमेंट्स के अलावा देयर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जीएसटी एज वेल। शॉर्ट कमिंग्स की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आती है रेट डिफ्रेंशिएशन की, एंड दिस इज़ इनएफिशिएंट वे जिससे थ्रू जो बेनिफिट्स हैं वो पुअर पॉपुलेशन की तरफ टारगेट किए जा सके। देयर इज़ लैक ऑफ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अभी तक कोई स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है अंडर द जीएसटी रजीम, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो रूलिंग्स पास हो रही हैं बाय द अथॉरिटी वो ऑल ओवर द कंट्री यूनिफॉर्म रहें। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ऑल्सो कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स, पिछले कुछ सालों में जीएसटी में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं, एंड बार बार जो रिविजन्स होती हैं इससे बहुत बार टैक्स पेयर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एंड साथ ही में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स दैट आर हैपनिंग। देन देयर इज़ वन मोर इशू, डिले इन द रिफंड। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेस जो रिफंड्स आते हैं उनको स्मूदन अप किया जाए, जो रिफंड्स हैं उनको ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू किया जा सके, बट इट इज़ स्टिल अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न अंडर जीएसटी। फिर इसकी अडेप्टेशन और टेक्निकल इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं दे आर स्टिल ग्रैपलिंग टू अडेप्ट टू दिस टेक्नोलॉजी एनेबल्ड रजीम और सिस्टम। जो फंडामेंटल सिस्टम है जीएसटी लॉ का वो तो यही है दैट देयर शुड बी सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट्स एंड ईज ऑफ कंप्लायंस, लेकिन इसमें कुछ आईटी ग्लिचेस की वजह से इसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है। देयर इज़ कॉम्प्लेक्स पेनल्टीज एज वेल। तो बहुत सारे बिजनेसमैन दे आर नॉट एबल टू मॉनिटर कि उनका जो वेंडर बिहेवियर है, और दे फील दैट दे शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर द टैक्स कंप्लायंस डेफिशिएंसीज ऑफ देयर वेंडर्स वंस दे हैव पेड द जीएसटी अमाउंट टू देयर वेंडर्स। कॉम्प्लेक्स पेनल्टीज आ जाती हैं। देयर आर अदर कंसर्न्स एज वेल। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया था कि जीएसटी रिजीम को लेकर एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्टफॉल इन जीएसटी कलेक्शन एंड इन इट्स फोरकास्ट एज वेल, देयर इज़ हाई वॉलेटिलिटी इन जीएसटी कलेक्शन, एंड ऑल्सो देयर इज़ इनकन्सिस्टेंसी इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एंड देन देयर इज़ डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर। ये कुछ शॉर्टकमिंग्स जीएसटी सिस्टम की हैं। लेकिन देन देयर आर सम प्रपोज्ड रिफॉर्म्स एज वेल। रिफॉर्म्स कौन कौन से जीएसटी के लिए प्रपोज्ड हैं ये पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो जीएसटी रजीम के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो देयर वाज दिस कमिटी विच इज़ हेडेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। दे एस्टिमेटेड दैट द टैक्स रेट एट 15 to 15.5%, एंड दे रिकमेंडेड कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल प्रैक्टिस को देखते हुए इंडिया को भी सिंगल टैक्स या फिर सिंगल रेट की तरफ बढ़ना चाहिए, एंड स्पेशली इन द मिडिल टर्म, ताकि इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी है और जो कंप्लायंस है वो फैसिलिटेट हो सके। लेकिन अगर हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट शुड हैव अ 3 टायर्स स्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, इसमें ज़ीरो नहीं इंक्लूड कर रहे, जिसमें जो लोअर टैक्स रेट है इट शुड बी ऑफ 12%, जो स्टैंडर्ड रेट है इट शुड वेरी बिटवीन 17 to 18%, और जो वेरी हाई हैं जो कि डीमेरिट गुड्स हैं उनका जो रेट होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 40%. It would be desirable to have a single rate of tax beside exemptions or on unprocessed food items. It will not only solve the problem arising from the multiple tax rate, but will also put an end to lobby by the manufacturers for placing their products in the low tax rate category. ज़्यादा प्रेफरेबल ये होगा कि जो 12 और 18% की कैटेगरीज हैं इनको मर्ज किया जाए इनटू 15 to 16% स्लैब, एंड जो 5% कैटेगरी में जो आइटम्स हैं इनको मूव करके 8% स्लैब में डाला जाए और 28% कैटेगरी को रिमूव कर दिया जाए ऑल टुगेदर. तो इससे जो जीएसटी स्ट्रक्चर आएगा इट विल हैव 2 रेट्स, एंड ये जो यहाँ से जो सेसेस आएंगे दे विल बी सीज आफ्टर 2026 when the compensation requirement is over,
and it will become a good and simple tax. These are the reforms जो कि इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल के अंदर प्रपोज किए गए हैं. तो वे फॉरवर्ड तो यही है कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन हो, एंड इट ऑल्सो नीड्स टू बी रिविजिटेड to ensure that there is cost efficiency and also there is reduction in the price which is envisaged under GST law, जो कि अल्टीमेटली कॉमन मैन तक पहुंचने वाला है. एंड देन देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट इशू जो कि डिस्प्यूट्स आते हैं रिलेटेड टू द GST, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है. देन हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी होगी एंड डिस्प्यूट एड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है ताकि एक रोबेस्ट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो सके जिससे जो भी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं वो रिड्रेस हो सकें एंड जो गैप्स आ रहे हैं वो रिमूव हो इन द प्रोविजन ऑफ एडवांस रूलिंग्स इन द GST लॉ. नाउ पेंडेमिक डेफिनेटली हैड सिवियर इम्पैक्ट्स ऑन GST एंड दिस लेड टू इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल. लेकिन जो सर्टेन स्ट्रक्चरल लेवल चेंजेस जो लॉ में होने चाहिए वो हों ताकि इससे इंडिया का जो बिजनेस और इकोनॉमी है वो बूस्ट कर सके. तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा. अल्टीमेटली कौन कौन से रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं फॉर GST तो बिल्कुल सिंपल रखिए. दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ए GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. GST क्या है ये पता हो, GST के फीचर्स पता हो, बेनिफिट्स क्या हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट है. ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए. अचीवमेंट्स क्या रही हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या रही हैं और अल्टीमेटली व्हाट आर दी प्रपोज्ड रिफॉर्म्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोशिश कीजिएगा कि आज ही एक पेपर पे सम अप कीजिएगा कि हाँ जी रैशनलाइजेशन ऑफ GST रेट स्ट्रक्चर, गिव इट अ टॉपिक एंड ट्राई टू फॉर्म योर आंसर बेस्ड ऑन दिस. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. Thank you.